राजस्थान में कांग्रेस के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का दंगल बन चुका है। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत कैंप एक हो गया है और आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्र में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है, तो सीएम गहलोत खुद विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आज से शुरू हो रहे सत्र में दोनों पार्टियों फिर से आएंगी। करीब एक महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट वापस जयपुर लौटे। गुरुवार की शाम को सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन चेहरे के भाव ना पता चल सके क्योंकि दोनों ने मास्क पहना हुआ था। कांग्रेस ने बैठक में भाजपा को हराने का संदेश दिया और बीजेपी पर ही सरकार गिराने का आरोप लगा दिया। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अगर 19 विधायक साथ ना आते तो भी वो बहुमत साबित कर देते, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ेंगे। साफ है कि पार्टी आलाकमान ने कहने पर भले ही अभी दोनों साथ आ गए हों, लेकिन तल्खी अभी भी बरकरार है। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने खुद ही विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, यानी कि बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन कांग्रेस में बीते दिनों मची उथल-पुथल से ये आंकड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अब दोनों गुट साथ आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अपने 107 मिलाकर कुल 125 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास कुल 75 विधायकों का समर्थन है। पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल का बयान सामने आया है। उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर कहा कि पायलट में और बड़े गहलोत में सुलह हो गई है और अब परिवार में होता है ऐसा जब गलतफहमियां होती हैं, लेकिन अब सब सही है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का यही काम है कि वो सरकारें गिराती है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में विलय करने वाले विधायकों का केस अभी अदालत में है। इसी बीच बसपा ने एक बार फिर से अपने विधायकों से व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा है। विधानसभा का सत्र आज, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के खिलाफ बगावत करेगी। बीजेपी ने गुरुवार को विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली से गए नेता वसुंधरा राजे और अन्य लोग शामिल हुए। वसुंधरा ने इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बैठक के बाद ही बीजेपी की ओर से प्रस्ताव लाने की बात कही गई। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एनसीपी के नेता माजिद मेनन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत अपने जीवन काल के दौरान उतने फेमस नहीं थे जितने कि अपनी मौत के बाद हो गए। वहीं मेनन के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर इंसाफ मांगा। अब 15 अगस्त को सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर रखी गई है। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं आप सभी से अपील करती हूं कि सुशांत के लिए रखी गई 24 घंटे की ग्लोबल स्पिरिचुअल और प्रेयर ऑब्जर्वेशन में हमें ज्वाइन करें, ताकि हम सच सामने ला सकें और सुशांत को न्याय मिल सके। इस पोस्ट के साथ सुशांत की बहन ने एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें ग्लोबल प्रेयर 15 अगस्त को सुबह 10 बजे शुरू होने की बात कही गई है। वहीं इससे पहले श्वेता ने एक वीडियो शेयर कर अपने भाई की मौत की जांच के लिए हाथ जोड़कर सीबीआई जांच की अपील की थी। पोस्ट शेयर करते हुए कीर्ति ने लिखा कि ये समय है हम सच को खोजें ताकि हमें न्याय मिल सके। प्लीज हमारे परिवार और पूरी दुनिया की मदद करें ये जानने के लिए क्या सच है, ताकि एक नतीजे पर पहुंचा जा सके, वरना हम सभी शांति भरा जीवन नहीं जी सकेंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाएं। हरियाणा के हिसार की हांसी पुलिस को एटीएम ठग को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी से 31,000 रुपए और 4 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि वाहन चोरी निरोधक दास्ता के
इंचार्ज सुमेर सिंह और उनकी टीम ने शेखपुरा रोड हांसी से एटीएम से फ्रॉड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने मसूदपुर निवासी एक व्यक्ति के खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि एटीएम क्लोनिंग की मशीन का ऑर्डर ऑनलाइन देते थे। बिहार के रोहतास में अंधविश्वास के चलते एक महिला के बाल काट दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। महिला को बचाने पति और देवर गए तो पड़ोसियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। मामले में पीड़ितों ने बताया कि 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 1 महीने से भी कम समय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि विक्रम जोशी मामले में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया 3 सप्ताह की समयावधि में पूरी हो गई है। 20 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अभी आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 105 साल के हरिराम शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बातों को आज भी याद करते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों की गुलामी को झेल रहे हिंदुस्तानियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नई दिशा दिखाकर आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। हरिराम शास्त्री ने बताया कि पाकिस्तान के लाहौर में शिक्षा ग्रहण करने वो गए थे और इसी दौरान सत्याग्रह के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जिस कारण कई दिनों तक अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को एक बार फिर रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट करके कहा है कि रूस ने जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है वो उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिन्हें फाइनल टेस्टिंग की मंजूरी दी गई है या जिन्हें संगठन वैक्सीन का दावेदार मानता है। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमारे विदेशी साथी रूसी दवा के प्रतियोगिता में आगे रहने से घबरा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को लेकर आईबी ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $1.25 लाख देने का ऐलान किया है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसके बाद से लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी और बढ़ा दी है। सुरक्षा के इतने बड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लाल किला के 3 किलोमीटर की परिधि में सभी घरों और दुकानदारों में जाकर वहां रहने वाले किराएदारों और अन्य बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन का काम 2 महीने पहले से ही शुरू किया गया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने वैक्सीन के वितरण पर रणनीति तय की है। समूह ने राज्यों से वैक्सीन खरीद पर खुद फैसला लेने में एहतियात बरतने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन को लेकर दिशा निर्देश और वितरण का जिम्मा केंद्रीकृत व्यवस्था के अधीन होगा। वैक्सीन खरीद प्रबंधन वितरण प्रणाली के लिए डिजिटल व्यवस्थाओं की मदद लेने पर व्यापक चर्चा की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वो वैक्सीन की खरीद को लेकर अपने स्तर से कोई प्रयास ना करें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चीन की तीखी आलोचना की है। उन्होंने हांगकांग में मीडिया से बेताज बादशाह जिम्मी लाई को विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ के संदेह में गिरफ्तार किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लाई की गिरफ्तारी होना एक भयानक बात है। दिल्ली में जबरदस्त बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन
बारिश होने की संभावना जताई है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इस मानसून की सबसे अच्छी बारिश हुई। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये सिलसिला अगले 2-3 दिन तक पूरे देश में जारी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट के पास बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश और बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 जिलों की 77 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिले के 128 प्रखंडों के 1282 पंचायतों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, जहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए 5,47,804 लोगों में से 12,479 लोगों को 7 राहत शिविरों में शरण दी है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 टीमों की तैनाती की गई है। बिहार के इन जिलों में बाढ़ का कारण अधवारा समूह नदी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों के जलस्तर का बढ़ना है। जल संसाधन विभाग ने प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और खगड़ियों में, खिरोई, दरभंगा में और घाघरा नदी सिवान में बृहस्पतिवार को खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश के अनुमान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के बयान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिन तक गुजरात, गोवा, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे, पालघर और रायगढ़ में तेजी से बारिश हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कोंकण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई में कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे से गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक 10 से 100 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान ठाणे में 120 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। वहीं रायगढ़ के माथेरान में, वेधशाला में 161.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पालघर के मौसम केंद्र में पिछले 24 घंटे में 90.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। यूपी में अधिकांश जगहों पर मानसून सक्रिय है और प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई, जबकि राज्य में कई जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, जबकि अधिकांश जगहों पर गरज के साथ पानी बरसने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। यूपी के गाजियाबाद में डीएवी पब्लिक स्कूल में अचानक से भीषण आग लग गई। आग के आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि आग के कारण स्कूल में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागालैंड के दीमापुर में कोरोना महामारी से अनानास की खेती करने वाले किसान और विक्रेता बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दरअसल अनानास बेचने वाले विक्रेता का कहना है कि पहले वो एक दिन में 1000 से 1500 रुपए कमा लेते थे,
लेकिन एक बार हाईवे पर यात्री न होने के चलते उनकी ज्यादा कमाई नहीं हुई। बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। हिमाचल में मानसून की बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। दरअसल आज सुबह मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरकनों से 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। गाड़ियों पर चट्टानें गिरने से इनमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भूस्खलन के चलते लॉर्जी सेंज मार्ग रात दिन बंद है। यूपी के कानपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते देर रात हटिया बाजार में 4 मंजिल जर्जर मकान ढह गया, जिसमें मां बेटे दब गए। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात करीब 2:30 बजे पर दोनों के शव बरामद किए गए। मकान ढहने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि कानपुर के हटिया बाजार में ये घटना हुई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शरीफगढ़ गांव के पास शराब से भरा एक कैंटर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कल देर रात शराब से भरा कैंटर पलट गया, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। कैंटर अंबाला से पानीपत जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा में सिरसा के नटार गांव में पिछले 36 घंटे से सीवर में फंसे युवक की निकालने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि उसकी तलाश में हिसार से सेना को भी बुलाया गया, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जेल सलाखों में खड़ा होकर थाना प्रभारी को गालियां निकाल रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई पता करने जब जालंधर थाना बारादरी हमारी टीम पहुंची तो सारी सच्चाई सामने आई। दरअसल जो युवक थाना प्रभारी को गालियां निकाल रहा है, उसे पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में पकड़ा है। बता दें कि अमेरिका से भारत आए एक युवक ने जालंधर में सड़कों में अपनी गाड़ी घूमी। इसके चलते वहां पर एक कार को भी उस युवक ने टक्कर मारी और इसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस ने आरोपी जसकरण को हिरासत में ले लिया है। हवालात में बंद आरोपी जसकरण ने थाना प्रभारी रविंदर कुमार को गालियां दी। एक्सीडेंट और गालियां निकालने का वीडियो जब मीडिया को मिला तो पुलिस अफसर और बारादरी थाने के एसएचओ रविंदर कुमार मीडिया से बात करने से इतराते नजर आए। पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए कुराली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाके के दौरान नशा बेचने वाले 3 नौजवान को नशे समेत गिरफ्तार किया है। मामले में कुराली सिटी के एसएचओ ने बताया कि तीनों लोग कुराली के ही रहने वाले हैं और काफी समय से नशे के कारोबार में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक दोषियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोषियों को 2 दिन पुलिस के रिमांड पर भेजा है। यूपी के झांसी के मोट थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक में सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना झांसी कानपुर हाईवे पर ग्राम परगना के पास की है। बिहार के अररिया जेल में एक साथ 224 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अररिया सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बंद कैदियों की पिछले 3 दिनों से कोरोना की जांच की जा रही है, जिसमें 600 कैदियों की जांच रिपोर्ट आई, जिनमें से 224 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिविल सर्जन ने बताया कि इन सभी में कोई लक्षण नहीं है। सभी का प्राथमिक उपचार कर सभी को दवाई दे दी गई है और जेल में ही सभी को अलग अलग आइसोलेट कर दिया गया है। बाकी बचे कैदियों की जांच मेडिकल टीम कर रही है। ऐसे में किसी की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा।
हिमाचल के बिरला के पास एक निजी बस खाई में जा गिरी। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक निजी बस नाहन से भरोग बनेड़ी जा रही थी। बस करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में कई ऐसे राज्यों में भी संक्रमण में तेजी देखने को मिल रही है जहां अब तक केस कम आ रहे थे। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड-19 के नए मामले दर्ज हुए। गुरुवार को सुबह जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 66,999 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गए हैं। वहीं देश में अब तक 16,95,982 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से गुरुवार को 11 और लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 833 हो गई है। इसके साथ ही रिकॉर्ड 1264 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में इस घातक बीमारी से संक्रमितों की अब तक कुल संख्या छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 408 और लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। इस अवधि में राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 150 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी मिली। झारखंड में 24 घंटे में कोविड-19 के 7 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस महामारी से 209 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गुरुवार को 693 और लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 20,000 को पार पहुंच गई है। पंजाब के जालंधर में सतलुज दरिया के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे ने बताया कि शराब बनाने वालों को गुड़ देने गए थे। 3 दिन बाद उनके पिता की लाश मिली। मृतक के बेटे का कहना है कि मारपीट कर उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के फतुहा खंड के बाद हरियाणा का अलेवा खंड भारत का ऐसा दूसरा खंड बन गया है जहां भारत सरकार के सूचना विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की ओर से हर गांव में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार के इस कदम पर ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें घर बैठे ही शहर की तरह अच्छी स्पीड के इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में सुविधा के साथ ही खेती से संबंधित नवीनतम जानकारी भी उन्हें मिल रही है। पंजाब के लुधियाना में रहने वाले 75 वर्षीय निहंग सिख ने वो करके दिखाया जिसे कोई भी सोचकर हैरत में पड़ गया। उन्होंने लुधियाना के गिल रोड स्थित दाना मंडी में अपने शरीर पट्टा बांधकर कई टन वजनी ट्रक को खींचा, जिसमें कई लोग सवार थे। वृद्ध निहंग जत्थेदार सतनाम सिंह ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले मन में ट्रक खींचने की इच्छा हुई थी। हालांकि इससे पहले कई टन वजन वाली क्रेन स्कॉर्पियो गाड़ी भी खींच चुके हैं। इसके अलावा दांतों से 110 किलो वजन उठा चुके हैं। वजन उठाने की शुरुआत उन्होंने एक बच्चे द्वारा दिखाई गई वीडियो से की थी। हालांकि वह परिवार के साथ आम ही खाना खाते हैं और ये सब उनके गुरु की कृपा है। पंजाब के खानपुर गांव में कोरोना टेस्ट करवाने गए सेहत विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि थाना डेहलों की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मस्तान सिंह ने बताया कि वह सब सेंटर जरखंड स्थित मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर काम करते हैं। डॉक्टर अमित अरुणा ने उन्हें गांव खानपुर स्थित डेरे में। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।